पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन दिया था हम लोग को। ये था सरफेस स्मूथ था। अच्छा, ट्राई किया आप लोग इसको? ट्राई किए? उसी तरह का बिल्कुल सेम है जैसा वर्टिकल में था। तो ये स्मूथ है सरफेस। ब्लॉक रेस्ट में है और फोर्स तब लगना शुरू हुआ है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। ये वो पोजीशन है जब ये नेचुरल लेंथ पे है और फोर्स लगना शुरू हुआ। तो प्रोसेस वही होगा। इसके बारे में पहले सोचे कि क्या होगा, देखते हैं। पहले का इन सब कंडीशन को ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन जो क्वेश्चन में कहा गया वो है क्या। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है याद दिला देता हूँ। स्प्रिंग मास सिस्टम है, ब्लॉक शुरू में रेस्ट में है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और पकड़ के खींचना शुरू किया। लेकिन थोड़ा सा कम सेंस आ रहा होगा, ये कांस्टेंट फोर्स वाला, पर कांस्टेंट फोर्स ही लगा हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, तो कम फील कर रहे हैं आप, पर है कांस्टेंट फोर्स। डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि जैसे ही फोर्स लगाना शुरू किया कितना एक्सेलरेशन है इसी मोमेंट पर? बताइए। F/m। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो लगा नहीं रहा, क्योंकि एक्सटेंशन कंप्रेशन है नहीं। नीचे mg और ऊपर m है जो बैलेंस है, तो वर्टिकल तो बैलेंस है और स्प्रिंग फोर्स लगा नहीं रहा है। नेट फोर्स यही F वाला ही है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? और ये जो F/m वाली बात है कि नेट फोर्स बाय मास, तो जनरल सा है तो कहीं भी लगाते हैं F/m आंसर। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि F/m ही नहीं रहेगा इसी मोमेंट पर, अगले ही मोमेंट पर F/m से थोड़ा कम हो जाएगा और अगले मोमेंट पे थोड़ा और कम हो जाएगा और अगले मोमेंट पे थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर लगातार कम हो। क्यों? जैसे ही आगे बढ़ेगा स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, तो स्प्रिंग भी लगेगा खींचने। तो नेट को उधर वाला एक कांस्टेंट है और इधर वाला भी कुछ लगने लगेगा, तो नेट फोर्स में एक में से थोड़ा कम हो जाएगा और डिवाइडेड बाय मास करोगे तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। भले ही F कांस्टेंट हो पर नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। जब मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो फार्मूला लगा के क्वेश्चन कर लेना और राइटिंग में सेलेक्ट होना तक अलग बात है, और रियलाइज करना, फिर चीज़ों को अप्लाई करना, फिर और अप्लाई करके कुछ बड़ा काम करना अलग बात है। ठीक? स्प्रिंग की जगह अगर रबर तो से नहीं बन सकता, कोई रबर रेजिस्टेंस। हाँ, तो मुझे पहले कि रबर में दिक्कत होती है कि उसमें कंप्रेशन नहीं होता ना। जैसे रस्सी में ना ही एक्सटेंशन होता है ना ही कंप्रेशन, पर अचानक टेंशन होता है। रॉड में कंप्रेशन एक्सटेंशन दोनों होता है, पर वही हाई लेवल का होता है, सीधा अचानक ही होता है उसमें। तो स्प्रिंग यूनिक चीज है जिसमें कंप्रेशन और एक्सटेंशन तो होता है पर अचानक वाला नहीं होता है, और रबर आधा होता है। एक्सटेंशन वाला ठीक ठाक होता है, कंप्रेशन होता ही नहीं, मुड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा, लेकिन अच्छा रबर थोड़ा टाइट, रॉड टाइप का रबर हो, मोटा साइज का रबर हो, सिलिंड्रिकल रबर, तो तब उसमें कंप्रेशन एक्सटेंशन स्प्रिंग बिहेवियर होगा, है ना? तो ये एक्सेलरेट करेगा पर हमेशा एक्सेलरेट नहीं करेगा।
एक समय ऐसा आएगा कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट जीरो हो जाएगा, उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। कितने लोग बता सकते हैं कि कितनी दूरी तक एक्सेलरेशन होगा इसका, कितनी दूरी तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी? FM by K FM by K का आइडिया हो जाएगा। F by K एक माना कि x दूरी पर ये होने वाला है, माना कि कितनी दूरी पे होने वाला है, तो एक्सेलरेशन जीरो ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन का हो, चाहे एक्सेलरेशन जीरो का हो, चाहे नेट फोर्स जीरो का हो, सब एक ही बात। तो यहाँ पे माना कि x दूरी पर ये हो रहा है, तो इधर कितना ही तब भी लग रहा होगा, इधर कितना लग रहा होगा, दोनों बराबर कर ले तो F बराबर आंसर आ गया, आंसर आ गया F by K। बोलो, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हो? जब यहाँ पहुंचेगा नहीं, जब यहाँ पहुंचेगा तब तक क्या गेन कर लेगा? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ज्यादा था ना, यहाँ से लेकर इससे पहले तक F ज्यादा था कि K से, तो नेट फोर्स उधर था, तो एक्सेलरेशन उधर था, वेलोसिटी भी उधर ही आई थी, तो एक्सेलरेट होता रहा, तो वेलोसिटी बढ़ती रही, तो इक्विलिब्रियम तक जाते जाते क्या गेन कर लिया? तो तुम्हें क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो होते ही रुक जाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे जाएगा ये, क्योंकि चलना नहीं चलना एक्सेलरेशन जीरो होने से नहीं होता, वेलोसिटी से होता है। कैसे होता है? वेलोसिटी से। और आगे जाएगा, लेकिन और आगे जाएगा तो इधर वाला जो फोर्स F लगा रहे हो, पकड़ के खींच रहे हो, तो बदलेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट कहा गया है। लेकिन केस तो बढ़ चुका होगा, और तो ज्यादा कौन हुआ होगा? केस को क्या होगा कि इधर F ज्यादा हुआ होगा कि इधर केस ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स किधर हो गया होगा? तो क्या नेट फोर्स इधर हो गया तो उधर भागने लगेगा? किधर भागना होता है? जिधर फोर्स होता है, इधर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किधर है और नेट फोर्स किधर है, तो जा किधर रहा होगा? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या फिजिक्स ऐसे ही सोचोगे कभी ना कहीं आएगा? ऐसे ही तो थोड़ा स्पीड अप करना होगा, मतलब तेजी से सोचना होगा। अब मैं उनके लिए इतना ज्यादा मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन बच्चों का थोड़ा कमजोर है ये चीजें, फार्मूले तक सीमित नहीं रखना है, रियलाइज करना है इसको। अच्छा, रिटार्डेशन शुरू हो गया, इसके बाद से यहाँ तक पीछे बना क्या? यहाँ तक आया था ना, यहाँ तक आया था, और यहाँ पे फोर्स इधर, तो ये वो मोमेंट है जब F बराबर क्या हो गया होगा, S बराबर क्या हो गया होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ गया होगा और रिटार्डेशन शुरू होगा, और यहाँ पे आके रुक गया होगा, और वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? जीरो, वेलोसिटी जीरो। आपको पता है जितनी दूरी ये है ना, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होने वाली है, A, इसे x भी कहते हैं। अभी कल ही वो पूछा था कि सर उतना खतरनाक इक्वेशन लिख दिए, cos थीटा ओमेगा t प्लस माइनस, उसी कारण देखो कुल भाग भी गए हैं बहुत सारे कल वाले क्लास के बाद। तो उनको वो वाले कौन से वाले लोग हैं पता है? वो वाले लोग हैं जो साइंस में नहीं बने, कॉमर्स में। साइंस में तो लड़ना होता है ना, साइंस मतलब तो समझ में आ रहा है तो और समझो, नहीं समझ में आ रहा तो समझो, समझ में आ तो और समझो, उसमें और भी चीजें सोचोगे। ये साइंस है, छोड़ देकर साइंस थोड़ी आएगी। देखो साइंस लेने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक साइंस ले लेते हैं, वही वाले हैं,
और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो साइंस लेते हैं और पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं कि वो RT-PMT निकाल लें और निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो निकालें। और तीसरे सबसे अच्छे वाले होते हैं जिनके लिए साइंस है, साइंस लेते हैं और पढ़ते हैं, उसको जीते हैं। तो हमें लगता है कि तीसरा वाला हमको तीन है इसके पास, तीन। इस रूम में 4 हैं, और बाकी सब जो आज आए हैं उसमें 3-4 को छोड़ के दूसरे वाले में वो भी ठीक ही है, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी वाला धंधा पानी अपना शुरू करना है। तो अच्छा, लेकिन मेरी चाहत क्या है वो जान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड वाले हैं ना सर, ट्रांसफर हो जाए उसको, इसीलिए इतना मेहनत करता हूँ। इतना मेहनत इसलिए करता हूँ कि सेकेंड वाले किस्म चले जाए थर्ड वाले में, थर्ड टाइप वाला है। अच्छा, थर्ड मतलब बेकार वाला नहीं, हाँ वो मतलब अच्छा वाला, जीते हैं। एनीवे, सो एक्सप्लेन इसीलिए ज़्यादा करता हूँ ध्यान से। तो ये पूछ रहा था सर, ये इतना खतरनाक लिख दिए, आपको बोला cos ओमेगा t या प्लस कुछ और लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया, a कहाँ से आ गया। तो a sin ओमेगा t ये सब मैं प्रूव किया था, उस समय आप ध्यान नहीं दिए, सब प्रूव करके बताया था। a sin ओमेगा t ये पोजीशन का फंक्शन है, a है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम है। फिर डिफरेंशिएट करके v बताया था, a ओमेगा cos ओमेगा t सब बताया था। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई थी कि एसएचएम पढ़े नहीं थे, तो थोड़ा गड़बड़ा गया था। लग रहा है कुछ ज़्यादा ठूसा जा रहा है दिमाग में। तो इसको कैसे लिया जा सकता है? मैं कल किसी कह रहा था कि इसको बुरा सपना मान के भूल सकते हैं। मतलब पिछला 2 क्लास को, पिछले 2 क्लास को बुरा सपना मान के बोल सकते हो। तो अच्छा, वो बोला कि सर ऐसा नहीं है, समझ में बुरा नहीं है पर थोड़ा खाया था। तो मैं कहता तब एक काम करो, सपना याद रखो, जो सपने के अंदर है सपना वो रखो। लेयर्स ऑफ थिंग्स होते हैं, पता है नहीं आपको? सपने के अंदर भी सपना होता है। तुम लोगों को तो यही दिक्कत हो गई हो कि सपना ही नहीं याद रहता होगा, तो घंटा सपने के अंदर सपना याद रहे। असच तो ये कि सपने के अंदर सपना होता है। ये तो सोचे ही नहीं होता है। सो एम्पलीट्यूड क्या? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की दूरी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसी के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं यार, पोजीशन मीन पोजीशन से a sin ओमेगा t ऐसे। A क्या है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से किसी एक स्ट्रिंग की दूरी को, मीन पोजीशन से एक स्ट्रिंग या इधर वाले किसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t क्या है? टाइम। ऐसे को डिफरेंशिएट करोगे तो इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो a ओमेगा cos ओमेगा। व्हाट इज a ओमेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वाला ऊपर वाला एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बाय डिफॉल्ट हम लोग कहते हैं, नहीं तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन होता है। क्या है? लेकिन उसी को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। सिंपली जो चीजें कही जाती हैं, लेकिन ऊपर वाला है क्या? A क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। और नीचे वाला a ओमेगा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फर्दर डिफरेंशिएट कर लो, माइनस है। बताओ ये a ओमेगा स्क्वायर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। और एम्पलीट्यूड मतलब जानते हो? मैक्सिमम वेलोसिटी।
एम्पलीट्यूड मतलब बताओ पोजीशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है a और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है a ओमेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता समझ में आ रहा है? अरे साइन cos ओमेगा t एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बताओ v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? माइनस मत बोलो यार, साइन ओमेगा t कभी -1 भी तो होगा, तो माइनस माइनस प्लस भी तो होगा, तो मैक्सिमम में कितना होगा a ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए, नहीं वो अच्छा है। मैक्सिमम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इज कैपिटल, ऐसा लिख लो बिल्कुल। तो मैं वो चीज फिर से बता रहा हूँ जो इसके कारण कि सर आप कैसे लिख दिए, समझ में नहीं आया, ही नहीं समझ में आया, इधर कॉन्सेप्ट सब लिख रहे हो नहीं समझ में आया, तो सोच रहा हूँ कि वही पहले बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे चेक पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए। बताओ a max कितना a ओमेगा से है, a ओमेगा से v max कितना a ओमेगा है, a ओमेगा x max कितना a है, a this is a, this is a। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना कि a और ओमेगा क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको जानना भी है कि मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी तो बनते हैं। ये भी एम्पलीट्यूड है, पता है वेलोसिटी का है, और ये भी एम्पलीट्यूड है एक्सेलरेशन का है। सर तीनों ही केस में सर मिनिमम 0 होगा। हाँ मिनिमम 0 होगा ना किस सर, पोजीशन या वेलोसिटी सबका 0 होगा, और मिनिमम 0 क्या सबका माइनस होगा। यदि मैग्नीट्यूड कहें मिनिमम तो 0 होगा, नहीं तो यदि साइन के साथ कहें तो सबका माइनस होगा। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x? माइनस a। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ v वेलोसिटी? माइनस a ओमेगा। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे तो सबका 0 0 होगा, क्योंकि माइनस तो बोलना नहीं, मैग्नीट्यूड बोलना। तो पोजीशन के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है करके, वेलोसिटी वाला से तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा ना। एनीवे सो आप लोगों को समझ में अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं यार, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। क्वेश्चन पूछूं क्या इस पे? पूछे? चलिए बताइए, ध्यान से सुनिए ना, देखता हूँ बता पाते हैं आप लोग। अच्छा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट है टाइम के साथ, यही SHM टाइम के साथ यदि कुछ और फॉर्मेट हुआ e टू द पावर log t स्क्वायर ऐसे कुछ हो गया, अरे अंदर में t स्क्वायर कर दोगे SHM नहीं होगा, केवल यही SHM है, बता रहा हूँ टाइम के साथ। तो चलिए पूछता हूँ कि देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं, पूछता हूँ ध्यान से। एक SHM करता हुआ पार्टिकल है ना, एक SHM करता हुआ पार्टिकल है, उसका मैक्सिमम स्पीड ऐसे कर रहा है, देखो उसका मैक्सिमम स्पीड v0 है, कितना है v0, उसका मैक्सिमम स्पीड v0 है और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन a0 है। तो टाइम पीरियड बता दो इसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन और पॉपुलर एग्जाम में आया है। एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका मैक्सिमम स्पीड दे रखा हूँ और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा हूँ। 2 pi by a0 by v0। बाकी लोग जल्दी से करिए। इससे अच्छा एक करवाने से तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लग जाएगा, इसलिए दे दिया हूँ।
क्वेश्चन, ताकि तो थोड़ा अच्छा फील करो, क्योंकि पिछले 2 क्लास में बड़ा डरावना मुद्दा क्लास टाइप हो गया था। लोगों को लगा था पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। वैसे मैं ट्राई तो किया था कि आपको अच्छा ही लगे। बहुत ज्यादा नहीं करना, चलो मैं बताता हूँ। देखो इसको मारो गोली, ये देख देख के कॉपी में देख के नहीं करना है, ये साइंस को लिखे हुए हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, कहा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ही नॉट है, वो मैं जानता हूँ ए ओमेगा ही होता है, और किसी भी ऐसे के लिए सही है, बता दूँ तुम्हें। और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए नॉट है, और ये भी मैं जानता हूँ कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है। बताओ, जब तक ओमेगा मिलेगा नहीं टाइम पीरियड बता नहीं पाओगे, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तुम एक काम करो, इसमें इसको डिवाइड करो, तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। नीचे वाले में ऊपर वाला डिवाइड करो, राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, तुम्हें मिलेगा a नॉट बाई v नॉट, तो तुम्हें मिलेगा ओमेगा मिलेगा। करो ना करो, और बताओ यदि तुम्हें ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड तो जानते ही हो, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। इसी का पूरा झंझट खेला है, तो आंसर है 2 पाई बाई ओमेगा। उल्टा बोलती था क्या वो सर? नीचे बोले थे पूरा, नहीं नीचे बोले थे ना, पूरा नीचे बोले थे, मतलब 2 पाई बाई a नॉट बाई v नॉट। अच्छा नीचे बोले थे, तो 2 पाई v नॉट बाई a नॉट आंसर। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, हल्के में मत लो, अच्छा भले ही हल्के में आ गया हो, लेकिन सोचना बड़े में पड़ा था ना, तो ये रिजल्ट है। अच्छा, एक और पूछूं क्या आपसे, बताएंगे? हैं? चलिए ट्राई करिए। एक पार्टिकल का और स्ट्रिंग करता हुआ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a, कैपिटल कितना है, कैपिटल A, और मैक्सिमम स्पीड उसका v नॉट है, तो बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। 2 पाई x बाई v नॉट, अरे 2 पाई a बाई v नॉट, 2 पाई a बाई v नॉट। क्या इतना काफी था क्या कि मैं कहता हूँ एम्पलीट्यूड a है और मैक्सिमम स्पीड v नॉट है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, नहीं बता सकते थे? क्या इतना ही काफी नहीं है ये? यदि मैं a दे दिया हूँ और v नॉट भी दे दिया हूँ, तो क्या ओमेगा आ गया कि नहीं? अब तुम्हें केवल ओमेगा ही चाहिए कि नहीं? आंसर आ गया कि नहीं? बहुत ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा ये बताओ कि देखता हूँ कि तुम लोग दिमाग में ये चीज आ रहा है कि नहीं। सच में ऐसे ही देखता हूँ कि ये लिखा हुआ है, उसी में पूछ लेता हूँ आपसे ना। मैक्सिमम स्पीड ही नॉट है, कितना है? v नॉट, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट है। ये मैं दिया हूँ, ये सब नहीं दिया हूँ, तो आपको करना है। मैक्सिमम स्पीड v नॉट है एक सेकंड का, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट है, तो बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। हल्के में मत लेना, और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कैसे चेंज करते हुए पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड ही नॉट है। देखो यही केवल दिया गया है, ये तो तुम्हारा काम है लिखना, मतलब मैं समझो कि हेल्प किया हूँ, नहीं तो ये मिटा दूंगा। v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर
V नॉट स्क्वायर बाई हो गया। यही करना सोचो, और अच्छा क्वेश्चन मतलब आसान थोड़ी है। और आसान क्या, आसान कठिन क्या, जो नहीं आता वही कठिन है, जिनसे नहीं आया कठिन है। आसान कठिन क्या होता है, चलिए मैं बताऊं। ये देखो कहा गया है मैक्सिमम स्पीड v नॉट है, तो ये अपने से मान के लिखो ना, जब कहा गया है तो कहा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट है, तो लिखो ना ये। इसीलिए तो आज ये बताया हूँ फिर से, जबकि पढ़ा चुका हूँ। तो ये बताओ कि v नॉट a नॉट दिया हो, लेकिन ये निकालना है। दिक्कत तो ये है कि a बराबर v नॉट बाई ओमेगा तो हो जाएगा, लेकिन ओमेगा दिया नहीं है। अच्छा यहां से भी a आ जाएगा, a नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर, यही पूछा गया है ये वाला। तो a नॉट बाई ओमेगा स्क्वायर पर ओमेगा दिया नहीं है, ये दिक्कत है भाई। तो एक काम करो, इसमें डिवाइड करो तो मिल जाएगा। बोलो ऐसे ओमेगा को ले जाके यहाँ रख लो, अरे यही रख लो, इतना रख लो यहाँ पे। अब तुम्हें पाना है कैपिटल A, देखो ये कैपिटल A, एक्सट्रीम पोजीशन ऐसे समझ कर रहा है। तो कितना मजेदार है, ऐसा थोड़ी कि दशम खाली हो समझ में तो नहीं है ना, ऐसे समझ लो तो नहीं है। अब ऐसे सोचोगे तो नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया, रख के दिखाओ क्या किए, हो गया v नॉट। अच्छा ये इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे कि जब हम तो हमारे पास कुछ डेटा होता है, हम लिखते हैं अज्यूम करके कई चीजें अपने से मान कर, तो उन्हीं को डिवाइड या कुछ करते हैं तो निकलता है, फिर उसी को उसी में रखते हैं तो वो चीज निकलता है जो पूछा गया होता है। ये देखिए, इसे सीखो, इससे ये सीखो कि जो इक्वेशन लिखते हो उसमें डायरेक्ट नहीं निकलता है, जबकि दिखता रहता है। जबकि हम लोग माने रहते हैं कैपिटल या कुछ भी करेक्ट या कुछ भी दिखता रहता है, यही निकालना है, पर उसमें अननोन के कारण नहीं आता है। तो वो 2-3 इक्वेशन लिखे होंगे, उन्हीं में से निकाल के फिर जाके उसी में रखना होता है। रेडी रखना हो, v नॉट बराबर a, व्हाट इज ओमेगा, a नॉट बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A, v नॉट स्क्वायर बाय a नॉट। ये आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का। तो मैटर ये नहीं करता है, ये आ गया, मैटर ये करता है कि मैं आपको ये सिखाया कि हमें अपने से चीजें माननी चाहिए, उसी में जो पूछा गया है वो दिखता है पर डायरेक्ट नहीं आता है, और उसी में से इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके निकाल के फिर ले उसी में रखते हैं और आ जाता है। क्योंकि नोट के टर्म में निकालना है ना, तो बताओ जो अब आया है वो नोट के टर्म में आया है कि नहीं? पहले अननोन के टर्म में आ रहा था ना, ओमेगा उसमें घुस जा रहा था, जो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। तो इसे ये सीखने को मिला। एनीवे, सो मान के चले तो लोग सीख गए। हाँ, अब इसे कोई इससे इस तरह का कोई नाटक वगैरह कर लोगे तुम लोग? हाँ, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दो चीज बना लो। चलो यही बता दो, देखता हूँ कि आप लोगों को हल्का फुल्का पीछे वाला याद आ रहा है कि नहीं पढ़ाया हूँ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ सर्कुलर कैसा है? सर्कुलर सर्कल है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा है? सर्कल। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। अब हल्के में लोग तो दिखता है, अच्छा कि फिर भी किया जा सकता है। हाँ, कौन होता है? 2 पाई। कैसे? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब सर्कुलर है सर, इसका मतलब सर क्या बोलते हैं कि एक मतलब एक टर्म जाने में 2 पाई लगेगा,
सर तो 180 है। कुछ और कुछ मिस कर रहे हो ये उससे तो बढ़िया बता, ऐसा बता कि तबीयत हरियत हो जा रही। हाँ ठीक तो साइकिल पूरा हो जाता है, साइकिल पूरा कोई और चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप एलिप्स का स्पेशल केस करके आप लोग कर सकते हैं सर। नहीं तो आंसर कितना है? आना 2 चाहिए सर, B0 A0 के इक्वल करके। हाँ देखो ऐसे देखो क्या कहा गया है, ये कहा गया है देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर करना है। दिस इज A दिस इज B और कहा गया ग्राफ ये है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना होता है याद आ रहा है? A ओमेगा स्क्वायर और ये कितना होता है? A ओमेगा। अरे अभी तो पढ़ाया हम यार। सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं। हाँ वही कर। तो यदि सर्कल है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यही ना? अरे एलिप्स का स्पेशल केस है तो ये A ओमेगा स्क्वायर होता है, ये कितना होता है? माइनस A ओमेगा स्क्वायर और ये कितना होता है? और नीचे वाला माइनस A ओमेगा। तो इनका कहा जा रहा है कि सर्कल है तो ये दोनों बराबर करोगे ना तो बराबर करके देखो क्या है तो बराबर करोगे तो ओमेगा 1 आएगा। करके देखो बराबर करोगे तो ओमेगा कितना आएगा? 1 आएगा और ओमेगा 1 आएगा तो टाइम पीरियड जानते ही कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा जान के बढ़िया क्वेश्चन था ना ये? यस सर। पढ़ाया नहीं मान लीजिए नहीं पढ़ाया तो कर देते। ये जो आगे सब बता रहा हूँ मैक्सिमम ये है वो है सर ना कर देते। ग्राफ नहीं जैसे किताबों में ग्राफ ए भी खींचेंगी, जब ग्राफ खींचेंगी तो आपका है ग्राफ सर्कल है। अब घंटा होगा तुमसे देख ही नहीं हो ग्राफ भाई, एलिप्स जानते ही नहीं हो। अच्छा भी सच्चाई है कि भी और ए एलिप्टिकल ग्राफ। अच्छा ऐसे सुन लो एलिप्टिकल ग्राफ है तो एसएचएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एसएचएम होगा कि एलिप्टिकल ही हो। अब तुम सोचो कि सर ये थोड़ा बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट यही आता है हमको फिजिक्स से, तो चलो ठीक है धीरे धीरे सीखोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ ज्यादा समझ में आएगा लगता है। मैं कहूँगा कि 6 × 5 30 ही होता है, लेकिन क्या 36 × 5 ही होता है? 10 × 3 भी होता है यार, 30 × 1 भी होता है, लेकिन 6 × 5 तो 30 ही होता है ना, लेकिन क्या 36 × 5 ही होता है? इसे कहते हैं implies but does not imply bias। imply तो करता है पर रिवर्स सही नहीं। 6 × 5 implies 30, 30 doesn't imply 6 × 5। got it? खोपड़े में बैठा। तो फिजिक्स में कहीं पे implies and implied by होता है और कहीं पे implies and does not imply by होता है। पता नहीं कितना समझे तो क्या हुआ? तीनों केस अगर सेटिस्फाइंग है आपको कौन सा? तीनों करेगा सर, ग्राफ वाला, तीनों एलिप्स वाला, फिर स्ट्रेट लाइन स्लोप वाला, तीनों करेगा तो फिर अच्छा। हाँ तब होगा। मैं अभी एक ही बात कर रहा हूँ। एनीवे सो चलो अब यहाँ पे लौटते हैं। ये तो मैं आपको ऐसे ही कई क्वेश्चन करवा दिए ताकि आप इन सब चीजें से आपके ध्यान में रहे। भाई ये सचिन नहीं है ये जरा देखो तो v0 खींचा गया था और मोशन ऐसा होने वाला देखो। अच्छा v0 था ना शुरू में v0 था, स्प्रिंग नेचुरली था, ये मोशन होना था। ये मोशन होना ठीक है। इसका सारा कुछ इक्वेशन एक्सप्रेशन सब लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ठीक वही सिंगल केस है जो हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़े। याद है
नेचुरल लेंथ था तो v 0 से छोड़े थे और ये नीचे जाके फिर यहाँ तक पहुंच रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, याद है? और दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये नेचुरल लेंथ कांस्टेंट फोर्स ऑलवेज mg, तो कांस्टेंट फोर्स ऑलवेज है F। इसका मतलब अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट m by k यहाँ पर, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट m by k ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के ऐड कर देने से, ध्यान से, स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स के ऐड कर देने से केवल इक्विलिब्रियम, आप कह सकते हैं कि सर पहले तो ये स्टेटमेंट दे दूं, कांस्टेंट फोर्स के ऐड कर देने से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं बदलता और 2 पाई अंडर रूट m by k ही होता है। लेकिन आप कहेंगे सर तो बदलता क्या है, तो हम बता देते हैं आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाता है। अभी फिलहाल जब डंडा मारे थे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ के अबाउट ऐसे हो रहा था, फिलहाल फोर्स लगाए हैं तो नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कितने लोग समझे? तो कांस्टेंट फोर्स ऐड कर देने से क्या बदल जाता है पर क्या नहीं बदलता, पर ये याद रखिए। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि इसको रिलेट करके सब कुछ बताया जा सकता है? हाँ, कैसे बताओगे? जहां जहां mg आया होगा वहां वहां f लिख लेना, और जहां जहां g आया होगा g वहां वहां f by m लिख लेना, कुल सही हो जाएगा, एक एक g सही हो जाएगा। तो फटाफट लिख लो सब लोग, एक एक चीज लिख लो, क्योंकि मैं एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी बता रहा हूँ ना, मैं कहा कि जो ये है वो अंतर तो है ही नहीं यार, इसको यूज कर लेना कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर लेना, मैग्नेटिज्म में कर लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स में कर लेना, थर्मोडायनामिक्स में कर लेना, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां कर लेना स्प्रिंग मास सिस्टम में। और सब जगह ऐसे ही सोचना जैसे बता रहा हूँ। पूछता रहता हूं तो बोलते चलो लिखते चलो ना। चलिए मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए 2f by k, क्योंकि वहां में 2mg by k था तो 2f by k लिख लो मैक्सिमम एक्सटेंशन, और बहुत पॉपुलर है, ठीक है, एग्जाम में जेई मेन में आया हुआ है यही वाला 2f by k आ गया। अच्छा देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। मैक्सिमम स्पीड बताइए, तो बहुत कठिन हो गया। g अंडर रूट m by k, देखो तो g अंडर रूट m by k है, इसका g अंडर रूट m by k है, हैं? हाँ तो उसको बताओ f by m अंडर रूट m by k, देखो क्यों g के d तो हटाओगे बाकी तो है ही, g की जगह m by m लिख लो और बाकी तो एज इट इज जो तो गिवन ही है, तो आंसर है m by k अंडर रूट m by k। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। लिखो बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन f by k कैसे, एक्सट्रीम से लेके मीन तक ना, या यहां से लेके यहां तक कितना है f by k, तो लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लिखो। अच्छा देखता हूं कितने लोग ये बताते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड बता दोगे? एम्पलीट्यूड इक्वेशन नहीं पूछा, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वहां पे g था क्या, वहां पे देखो ना g था, यहां पे आंसर जानते क्या, f by m। मैक्सिमम एक्सेलरेशन f by m है,
और एक और चीज डेटा सुन लो, एसएचएम के बारे में थोड़ा और डेटा सुन लो। सुनो इधर देखो, एक्सट्रीम पे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस और वहां पे माइनस, और सेम होता है, मैक्सिमम होता है और सेम। तो बताओ यहीं पे कितना है, 1/n है ना, तो कितने लोग ये जानते हुए यहाँ पे बता देंगे? इसका आंसर है 1/n ही, बस इधर है -1/n, क्योंकि मस्ट है कि सेम होगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए ना। तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सर अगर फ्रिक्शन वाला हो तब पर भी फिर फ्रिक्शन में चला आया तब पर भी सही होगा। नहीं, तो ऐसे से करें ना, तो सेम नहीं होगा, वो एसएचएम ही नहीं होगा, तो कहां से सेम होगा? फ्रिक्शन यदि लगा दो तो एसएचएम होगा, यदि लगा दो तो एसएचएम होगा, फ्रिक्शन लगा दो तो एसएचएम होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं होगा, लौटा जाएगा ना, वो इलेक्ट्रोनिक फोर्स वाला गड़बड़ होने लगेगा, नहीं तो डैम्पिंग शुरू हो जाएगा उसका। तो सुनो ध्यान से, हाँ कुछ और पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा वो ना, जब फ्रिक्शन रहता है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ऐसे। आप हमको बताइए कि टाइम वेट तो हो ही गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है √k/a, ओमेगा क्या होता है? √k/a। अच्छा हाँ क्या टाइम पीरियड ना, हाँ टाइम पीरियड। अच्छा मैं एक बात की चर्चा नहीं किया, फ्रीक्वेंसी जितना, फ्रीक्वेंसी जानते कितना होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t ना, मतलब 1/2 पाई √k/a, ऐसे। तो ये भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी 1/T होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा कुछ और पूछ लो आप लोगों से। देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने देर में होगा, कौन बताए? π/4 ओमेगा, π/4 तुमने याद दिया नहीं? पाई √a/2। ये देखो ना, यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? t/4, और यहाँ से यहाँ जाने में, अब फिर यहाँ से यहाँ जाने में t/4, यहाँ t/4, यही ना एक ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में हमेशा कितना लगता है पता है तुम्हें? t/2 होता है हमेशा। तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में हर जगह t/2 होता है यार, तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ही तो था ये। अब मीन से एक्सट्रीम कहीं कभी भी मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है? t/2, और एक साइकिल t, एक साइकिल t। तो क्या नहीं बताया? तो बताया था तुम लोगों को, क्यों लेट गई? तो गूगल करते हैं सर, पढ़ाई है। तो क्या इससे आपको रिलेट कर लेगा? एक चीज सेम है। अब देखता हूँ आप लोगों को 1 मिनट टाइम देता हूँ, क्योंकि भले ही रिलेट कर लिए और सेम है, पर याद करो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी mg वाला लिखे थे, mg x वाला, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल तो लिख नहीं पाओगे। माना कि ये हम लोग नहीं जानते, माना कि सपना था, भूल गया, तो नए सिरे से मैक्सिमम एक्सटेंशन और इक्वेशन सब लिख सकते हो। चलो जल्दी से मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल कर, बिना ये माने हुए कि ये तुम्हारे पास है, जल्दी, ये तुम्हारे पास नहीं है। चलो करो भाई, साइंस सीखना है तो ऐसे ना रिलेट करके आंसर आ गए तो साइंस थोड़ी है, रिलेट करके आंसर लाना साइंस नहीं। जल्दी से करिए। पहले तो हमको ये बता दो कि एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं।
एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है सुन लो, यदि नहीं देखो इतने दिन से पढ़ रहे लेकिन अभी भी ये भी नहीं पता चला कि एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन केवल वही होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो भी वर्क डन हो उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सके। जिसका क्या लिखा जा सके तब ठीक है। यदि कोई भी ऐसा फोर्स आया, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे विस्कस फोर्स हो, चाहे एयर रेजिस्टेंस हो, चाहे कैसा भी कुछ ट्रेन हो, यदि उसका तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो। तो हमको ये बताओ कि ऐसा एनर्जी का तो वर्क ही नहीं हो रहा है, हालांकि उसका पोटेंशियल तो लेते ही है। नॉर्मल का तो पोटेंशियल लेते नहीं है पर वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा स्प्रिंग का पोटेंशियल नहीं लेते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो लेना ही होता है। क्या एक ऐसा फोर्स है कि जिसका पोटेंशियल नहीं लिख सकते? है नहीं है? नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कैसे कैसे कर सकते? वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है ना, तो उसके बाद ये तो बैलेंस है ना फिर तो। हाँ लेकिन क्या जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल होता है। हाँ तो ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है ना, ये मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। हाँ एनर्जी कंजर्वेशन बोलूं तो उसका सेंस क्या है? ऐसे तो दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन होता ही है। तो जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन बोलूं तो इसको इस चैप्टर में क्या मतलब रहेगा बाय डिफॉल्ट? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या किया जाएगा इसको? हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चारा है, या तो एनर्जी बैलेंस है या तो यूनिवर्सल लॉ। कौन सा यूनिवर्सल लॉ? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो कहीं भी लगता है यार, वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहीं भी लगता है। जहां जहां एनर्जी कंजर्वेशन करके हल्के में निकाल लिए होगे, क्या वहां है ना वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगता है? लगता है। ये अलग बात है कि हम लोग लगाए नहीं क्योंकि आसानी से तो एनर्जी कंजर्वेशन से आता होगा। चलिए करिए, आप तो कर लो कोई एक बार आगे। आंसर आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? 2f/k। आंसर तो मालूम है, बस अब ये है कि 2f/k तब बता दिए थे जब तुम पहले वाला पिछले वाले क्लास में जानते थे, तभी ना बताए थे। अब ये कहा गया कि उसको भूल जाओ, तो करना पड़ेगा। टाइम इज ओवर, सभी लोग देखिए। गाली दे रहे हैं यस सर। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना बुरा नहीं हो सकता यार। गाली दे रहे क्या? अरे तो गाना गाया है साला, मस्ती का पार्ट साला से कुछ है ना, गाना करनी है क्या? अब तो पार्ट के बाद साला तो है ही। जब वर्ड में पार्ट साला इतना मंदिर माना जाता है शिक्षा, तो उसमें भी तो वही है, इसलिए इसको काली में नहीं रखा, बाहर कर दिया। ये देखो सभी लोग देखें ध्यान से, कहा गया मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए। मेरे लिए ये इनिशियल है और यहां तक जाने की बात फाइनल है। आपका मन करता है तो एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए, और चाहे मन करता है तो एनर्जी बैलेंस लगा लीजिए। कौन सा पसंद करेंगे? हालांकि मैं दोनों बताऊंगा, पहले कौन सा करोगे? बैलेंस करो, बैलेंस करता हूं। सभी लोग देखें, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी की होगी जो इनिशियल होगी, इनिशियल है ये, इनिशियल है, अब प्लस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लपेट के पूरा बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई दिक्कत आप लोगों को?
आप लोगों को नहीं लगता है कि यही इक्वेशन एनर्जी बैलेंस वाला है? बस ध्यान रखना है जानवर क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक का वर्क डन होता है। इसलिए इनिशियल टू फाइनल बोल रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि इधर इनिशियल इधर फाइनल है। तो इधर इनिशियल इधर फाइनल है, बट पोटेंशियल काइनेटिक है बस। वर्क डन इनिशियल फाइनल नहीं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है। याद रहेगा? आगे बढ़ूं, करता हूं। चलिए, स्प्रिंग का पोटेंशियल शुरू में बताइए, फार्मूला नहीं पूछना, ठीक है? और ये क्या सब हाफ के स्क्वायर नहीं कोई तो यही करते हैं, कहते हैं सर, कहते हैं इनिशियल पोटेंशियल कहते हैं सर हाफ के स्क्वायर स्प्रिंग का। आप पढ़े हैं? अरे तो फार्मूला थोड़ी पूछ रहा है यार, वहां पे वैल्यू x 0 है ना, एक्सटेंशन कंप्रेशन। चलो काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्यों 0 स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट शुरू में पढ़ लो क्वेश्चन में। हाँ ये बताओ, बता नहीं, ये निकालना नहीं है, निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। बताइए वर्क डन इनिशियल टू फाइनल एक कांस्टेंट लगता रहा कि नहीं? माना कितना दूरी है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो फटाक से लिखते हैं। क्या लिखें तो बताओ, प्लस की माइनस प्लस, क्यों प्लस? जिधर फोर्स उधर ही गया, जिधर फोर्स उधर ही। अच्छा वेरिएबल होता तो भी क्वेश्चन बनता है, अभी नहीं है। पहले तो कांस्टेंट वाला आ नहीं रहा तो वेरिएबल कहां से दे देता है? हां नहीं तो वेरिएबल कैसे देता मालूम है? कैसे देता? f बराबर k स्क्वायर, मतलब वेरिएबल फोर्स लो, अब वो भी क्वेश्चन बनता है, नहीं देता बस। रहम खा रहा हूं, रहम किया जाता है कि खाया जाता है? खाया जाता है, किया जाता है, खाया नहीं जाता है, दोनों ठीक है। चलिए ये देखो, अच्छा ये लपेट के हो गया है। हाँ अब फाइनल लिखना ध्यान रखना, जैसे लिखते हो कंजर्वेशन में। चलो बताओ, यहाँ पे जब देखो तो स्प्रिंग पूरा खिंचा गया होगा ना, इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिनेशन encircles the whole world, you know, universe। पहले तो समझ में नहीं क्या बोला है। So whole knowledge, so potential एनर्जी स्प्रिंग बताओ, आपके काइनेटिक एनर्जी बताइए, और आंसर आ गया, करीब हो गया, इतना लिखना, लिख लीजिए, आंसर आ गया। और ये था एनर्जी बैलेंस था ये, और इसे ये सीख लो कि कहीं और भी लगा लेना। ये एनर्जी बैलेंस था, कहीं और भी लगा लेना। यदि फ्रिक्शन दे दो, जैसे वो कह रहा था कि सर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी बैलेंस लगाओगे और क्या करोगे बताओ? फ्रिक्शन वाला तो क्वेश्चन बनता है ना, तो फ्रिक्शन दे दूंगा तो एनर्जी बैलेंस लगाओगे, कंजर्वेशन थोड़ी होगा। बताओ कुछ और आया कि वही आया? कितना आया? के आया। आगे बढ़ो, जल्दी से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सभी लोग लगाएं। माना कि तुम्हें एनर्जी बैलेंस नहीं आता, माना कि तुम्हें एनर्जी बैलेंस नहीं आता, वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सल लॉ लगाओ। और सब एक ही बात है, जल्दी करो, सब एक ही चीज, एक ही फॉर्मेट है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी बैलेंस और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये यही पूरी दुनिया को गवर्न करता है। और एक ही बात, हो गया? हो गया आप लोगों का? मैं करूं? चलिए ध्यान सुनिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ध्यान से। यूनिवर्सल लॉ है टोटल वर्क डन। इसमें किस तरह के फोर्स का वर्क होता है भाई? सारे तरह, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो,
डी-लिम्बर्ट प्रिंसिपल में जो फोर्सेस आते हैं वो हाइपोथेटिकल सूडो फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सब सारा तरह का होता है, सब तरह का फील्ड फोर्स, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, सब तरह का होता है। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यूनिवर्सल लॉ। तो करूं? तो चलो इससे पहले भी करूं, वर्क डन पहले लिख लेता हूं, आपको याद दिलाता हूं। सही कहा तो यूनिवर्सल लॉ। जल्दी से बताओ, टोटल वर्क डन मतलब बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। कितने लोग सही सही बता सकते हैं कि ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगा है? गिन के बताओ जल्दी से, गिनो सभी लोग। 4 ये भी सीखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? हमारे जैसा पेपर सेटर तो यही पूछ ले। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय एयर बराबर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मास काइनेटिक एनर्जी। क्या इस एक्सप्रेशन से आप लोग कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत? चलिए बताइए, mg किधर बताइए, नॉर्मल किधर लग रहा है? अब गया किधर है? हॉरिजॉन्टल। बताइए वर्क डन कितना? 0। समझ में आ ही रहा होगा। mg किधर? नीचे। गया किधर? वर्क डन बताओ। 0। हाँ, स्प्रिंग बताओ था माइनस हाफ के स्क्वायर। अब ये मत कर देना कि सर के फोर्स होता है इनटू x, तो माइनस के स्क्वायर वेरिएबल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। माइनस हाफ के स्क्वायर, ये माइनस कहां से आ गया यार? जा रहा था उधर, लग रहा था केवल यही देख के बस लिखना था, बाकी तो हाफ के स्क्वायर जानते ही क्या। अच्छा, फोर्स के द्वारा वर्क डन बताओ। फोर्स तो उधर ही लग रहा था, तो उधर ही गया भी है, क्या लिखूं बताओ? और कांस्टेंट है इसलिए आसानी से लिख पाया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ और इनिशियल बताओ। करके देखो कुछ हो रहा था कि भैया, आपको अच्छा लगेगा, आपको हर तरीके से जब करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ जब साइंस पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय भूल जाता हूँ कि आईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ कि पीएमटी के लिए, किसके लिए, तो क्यों ना एक और तरीका बताऊँ आपको, सिंपल सा मोशन वाला। कितने लोग एनएलएम से करेंगे? 1 मिनट लीजिए, एनएलएम से करिए, कम ऑन डू इट फास्ट। माना कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी बैलेंस नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ी, केवल एनएलएम पढ़ी, कम ऑन। माना कि आप केवल एनएलएम पढ़ी, माना कि केवल आपको एनएलएम आता है, चलिए करिए, तो तब भी आंसर आएगा। ये देखो कितना बढ़िया है, मतलब एनएलएम के बाद भी क्वेश्चन दिया गया होता तो तुम्हें करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनएलएम पढ़ा के कहा जाता कि बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो तुम्हें करना चाहिए। जल्दी करिए। ये वाला लिख लिया आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। सारे फोर्स का वर्क चेंज करने का हमेशा होता है, थर्मोडायनामिक्स में भी होता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें नहीं होता, ठीक है? यूनिवर्सल लॉ, क्वांटम पे नहीं जा रहा, मॉडर्न में नहीं जा रहा, मॉडर्न को छोड़ा जाए, इसमें कितना रिलैक्सेशन देना है इसको। करिए, उसने पूछा क्या था, मैं भूल गया। हाँ करिए, चलिए कैसे कर लिया तुम लोग? जनरल लिखना होगा ना, स्पेशल नहीं। ये नहीं कि यहीं पे लिखिए ऐसा सर एक्सप्रेशन है भाई है,
तो 1/m है, ये जनरल नहीं है, यहीं पे है बस, आगे 1/m नहीं है, तो जनरल लिखूं, x आगे लिखता हूं, ये नेट फोर्स है, कोई दिक्कत आप लोगों को? बराबर मास इनटू a बराबर होगा, सही है, जनरल, और माना कि तुम्हें एनएलएम क्यों लाता है, बस गॉट इट? कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, भले ही तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट हो। अच्छा, ये कितने लोग जवाब देंगे कि जब हम फोर्स कांस्टेंट लगा रहे थे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है? सर स्प्रिंग भी बहुत ज्यादा है। क्यों? बढ़िया बोलो यार, ऐसे बोलो कि आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे, लेकिन 1 बराबर 1 a में नेट फोर्स होता है, तो 1 बराबर 1 a में क्या होता है? ये नेट फोर्स, और नेट में एक वेरिएबल फोर्स ऐड हो गया है मेरे फोर्स के अलावा भी, और नेट फोर्स में वेरिएबल ऐड होते हैं, वेरिएबल फोर्स हो गया है, और ये एक्सेलरेशन वेरिएबल तो, अरे फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा 9वीं क्लास वाला नहीं लगेगा, कौन सा 9वीं क्लास? तीन इक्वेशन d बराबर u प्लस at। अच्छा, वो वाला नहीं लगेगा तो क्वेश्चन ही नहीं लगेगा, कैसे लगेगा? फंडामेंटल से, किससे? बेसिक से, किससे? डेफिनेशन से, किससे? सब एक ही बात, बेसिक कहिए, फंडामेंटल कहिए या डेफिनेशन कहिए, सब एक ही बात, डेफिनेशंस। अच्छा, डेफिनेशन के लिए पीछे जाओ क्या? जब कोई चीज कितना भी खतरनाक ढंग से वैरी करने लगे तो कहां से शुरुआत करो? बेसिक से, क्योंकि वहीं से सब कुछ चीजें होती है, तो करो। देखिए, चलिए, एक ही जगह हमारे पास 2 ऑप्शन है रखने के लिए, या तो dv/dt रखने। अच्छा हाँ, रिलेशन मिला है तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं याद है आप लोगों को? पहले डिफरेंशिएट करते हैं, पहले क्या करते हैं? कैसे डिफरेंशिएशन सोचते हैं? d दिस क्वांटिटी बाय d वेरिएबल क्वांटिटी। कई लोग समझे नहीं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे मान लो करंट है तो d करंट कहोगे, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो d मैग्नेटिक फ्लक्स है, d फाई, ठीक है ना? तो d दिस क्वांटिटी बाय d वेरिएबल, तो क्या कहोगे यहाँ फिलहाल? dA बाय dx। बोलो, अब जरा सोचो कि dA बाय dx क्या देता है? dA बाय dt जग देता है, बड़ी बात मान लो, dA बाय dt देता है, dA बाय dx देता है ना, तो dA बाय dx घंटा देता है, क्या देता है? तो अगर घंटा में कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा, सूरज नहीं, कुछ नहीं बने सूरज, पता नहीं कहाँ से गाँव वाले निकाले। तो dA by dx को कुछ दिया नहीं। अब दूसरा ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन होते हैं यहाँ किसी रिलेशन को ट्रीट करने का। एक बार डिफरेंशिएशन पहले सोचते हैं, मिलता है तो ठीक है, फिर दूसरा वाला अप्लाई करते हैं। दूसरा वाला क्या अप्लाई करते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन तो बताओ ये क्या होता है? डेफिनेशन dv by dt, या एक और होता है dv by dx। कौन सा अच्छा है यहाँ पर? dv by dx। और माना कि हमें वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़े उढ़े नहीं, माना कि केवल एनएलएम पढ़े, सही है? देखो तो सही है, बताओ एक आइटम एक तरफ, तो बीस को उड़ा के उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करूं? हाँ, बताओ x जब 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। देखो x 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब तुम क्या चाहते हो? जब x x हो जाए, जब x x हो जाए तो भी वेलोसिटी कितनी? 0। इंटरेस्टिंग है, पहली बार देख रहे हो 0 करिए, आंसर है करिए।
यस सर आगे माना कि तुम्हें केवल एलएलएम आता है, तो भी आंसर आ गया। माना कि तुम्हें केवल एलएलएम आता है तो भी आंसर आ गया। सर फाई एंड कांस्टेंट है तो मैं कोई दिक्कत है? डायरेक्ट जीरो कर देना हाँ, तो बस जीरो पे करते हैं यार, डिफरेंशिएशन में जीरो होता है, ठीक है? गोबरा इक्वल को इंटीग्रेशन जितने पर मिला देता है उसमें, मतलब एक चलता है। कुछ भी पढ़ाया हूँ मैं, वो तो याद रखो यार, वो कठिन थोड़ी पढ़ाया हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स हो जाता है, लेकिन याद रखना है यार, ये कोई बात नहीं, 12 में याद हो जाएगा, 5 में याद हो जाएगा, याद क्या हो जाएगा, टारगेट भी याद हो जाएगा, और नहीं तो बीटेक में तो हो ही जाएगा। कैसे नहीं चलेगा, ठीक है? सर एक और तरीका हाँ? एक और तरीका एक और तरीका कुछ सोचे हो क्या? बताओ। जैसे सर मीन पोजीशन पे इसका एक्सप्रेशन 0 होगा हाँ। और सर जब फोर्थ लगेगा तो f माइनस ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ। मतलब मीन पोजीशन से x की दूरी x मान लिया तो सर उससे अब तो इससे हमें नहीं आता है ना, ठीक है? तो दिमाग मत लगाओ, तुम वही चीज यूज कर जा रहे हो जो हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, तो यूज कर लो ना, बड़ी मार मालूम है भाई। तो वैसा ही है, लेकिन इसका ये कह रहा है कि यहाँ से वहाँ तक वाला फिर से सिमेट्री चाहे जो भी स्टेप का यूज कर कितना और आगे जाता है तो 2 गुना कर रहा है, ऐसे यही बोलो ना। हाँ, कुछ नहीं मालूम है भाई, ये तो और आगे वाला मालूम करके बता रहा है। ये देखिए, मैं तो अभी मैं कहा एनर्जी बैलेंस आपको नहीं आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता है, तो ये सब तब आगे वाला आता है, एक्सेप्शन वाला आता है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो इंटीग्रेट कर लिया आप लोग? अच्छा हाँ, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, बोलो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो dx अलग से यहाँ और dx यहाँ पे अलग अलग होता है, याद करो। तो एक कांस्टेंट है और बगल में dx, तो इंटीग्रेशन dx का केवल होगा तो केवल x होगा, और यहाँ पे बगल में कांस्टेंट के बगल में x dx है तो x स्क्वायर बाय 2 होगा, और नीचे टोटल बाय a नहीं रहेगा, लिमिट रख लेना, इधर तो 0 ही मिलेगा, करके देखो हो जाता है। करो सभी लोग भाई, सेपरेट इंटीग्रेट करो ना, इसे छेड़छाड़ मत करो, नीचे ये से रहेगा ऐसे कि सेपरेट इंटीग्रेशन करो। एक कांस्टेंट है, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं आगे बढ़ देता हूँ। क्या ये आप लोग को डिफरेंशिएशन का रूल समझ में आया? नीचे ऐसे ही रहता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेपरेट हो जाता है, दोनों डिफरेंशिएशन भी सेपरेट हो जाता है और इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, और dx मल्टीप्लाई करके अलग रूल है, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे और आगे बढ़ जाता हूँ, लिमिट रखना, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें x, क्योंकि एक कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dp का p, d ब्रिजेश का dt का dm का dm मतलब बेसिक में इसके तो नहीं थे, अच्छा dq का d phi का di का dk का, अच्छा k dk का अच्छा ब्रिजेश स्क्वायर d ब्रिजेश क्यूब बाय 3 ब्रिजेश स्क्वायर d ब्रिजेश स्क्वायर d ब्रिजेश का इंटीग्रेशन बताओ, ब्रिजेश क्यूब बाय 3 fx माइनस k x स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय
कोई दिक्कत लिमिट तो रख लोगे? यस सर। बताओ बराबर है 0 आएगा कि नहीं? हाँ, सर। जल्दी से बताओ v dv का इंटीग्रेशन बताओ। v स्क्वायर बाय q। v dv का इंटीग्रेशन बताओ। v स्क्वायर बाय q। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय q। अच्छा एनालिसिस से ही पूरा एनालिसिस सुनोगे तो अच्छा लगेगा। देखो एनालिसिस से पूरा एनालिसिस सुनो तो सभी लोग देखो ये लिखे तो जनरल देखो 0 पे 0 और x पे देखो x पे v जनरल x जनरल v। कोई दिक्कत आप लोगों को? ऐसे करने से जानते हो क्या हो गया? तुम स्पेशल नहीं निकाले, तुम जनरल निकाले। क्या निकाले? क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको? और बिना वर्क एनर्जी पावर के अब एक चीज आएगा, उस साइन ओमेगा टी भी आएगा, कॉस ओमेगा टी भी आएगा और एलएलएम से ही आएगा। तो क्या ये वाला इसको भी लिखने आता है आगे? जल्दी से जानते हो राइट में तो यही है और लेफ्ट में जानते हो क्या है? इंग्लिश का अब यू है। देखो मुझे लिखो जनरल वाला पहला से लिख दो ये वाला 0 to 0 नहीं 0 to 0 नहीं 0 to v थोड़ा सा आगे 0 to v ताकि तुम्हें जनरल भी पता चले। और इस जनरल का मतलब है सब कुछ आएगा और केवल एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के आगे आएगा और एक एक चीज आएगा। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ग्राफ सब आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा बिना एसएचएम चैप्टर के। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कई तरीका हो गया क्या? 4 तरीका हो गया क्या? हैं? कि 4 तरीका हो गया? सही है। हाँ? जहाँ तो लगेगा उसमें। अच्छा आगे फर्दर क्रिएटिविटी एक्सी कैसे आएगा मालूम है? क्या आप लोगों का v आ गया? आप लोग ये देखोगे v स्क्वायर आया होगा तो ले जाके उधर अंदर रूट ले लेना तो v आ जाएगा और v आ जाएगा तो v इस रिलेशन को कैसे कैसे देखा जाएगा? डेफिनेशन रख देंगे तो x का रेशियो पहले डिफरेंशिएशन देखा जाएगा dv by dx कुछ देता नहीं है तो दूसरा डेफिनेशन का क्या रखोगे v की जगह dx by dt रखोगे। क्या रखोगे? और रिजल्ट आएगा 12th का पार्ट है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आएगा इंटीग्रेशन। क्या आएगा? अब सोचो कि कहां से साइन टी और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी आता है। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा? अब तुम लोग को चीजों को जनरलाइज करने जा रहा हूं ताकि समराइज करने जा रहा हूं जनरल फॉर्म में। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, सभी लोग देखेंगे। मैं अल्टीमेट चीज लिखने जा रहा हूं। जानते हो, ध्यान सुनो, यदि मैं इन सब के अलावा कुछ जोड़ देता तो रिफ्रेश कहीं और से हो जाता, कुछ और जोड़ देता तो बातचीत कर चुका हूं पिछले क्लास में। लेकिन कुछ और ना जोड़ा जाए तो जानते हो ये क्या है? ये पोजीशन है। एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू क्या है? मीन पोजीशन। ध्यान से सुन लो। अब मैं इसको ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोमेट्री, एलसी ऑसिलेशन, पूरा एसएचएम, पूरा साउंड वेव, सब कुछ ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पे इस तरह की बात और तुम्हें समझ में ना आए। There is maximum possible amplitude of oscillation। इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं।
साइन को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से ये चीज सुने ताकि रियलाइज कर सकें, कहीं पे अप्लाई कर सकें। इस पूरे एक्सप्रेशन को फेज कहा जाता है, एंगुलर फेज को सिंपली फेज कहते हैं। एंगुलर फेज को सिंपली क्या कहते हैं? फेज, फेज एंगल। फेज एंगल तो साइन के अंदर फेज एंगल, फेज वर्ड और एंगल वर्ड कहां से है मालूम ना? क्योंकि साइन के अंदर एंगल ही होता है, इसलिए एंगल आया है वहां से। साइन के अंदर क्या होता है? एंगल होता है, वहां से एंगल आया है। और फेज सब कुछ यही डिसाइड करता है, इसीलिए स्टेट डिसाइड करता है। पोजीशन, वेलोसिटी, दिस, दैट, हियर, देयर, सब कुछ यही डिसाइड करता है स्टेट, और स्टेट को ही फेज कहा जाता है। तो फेज एंगल नाम पे बड़ा समझ आया, इस पूरे को फेज एंगल कहा जाता है। और कहीं दो टाइम पर जो इसके अंदर वाले जो आइटम है पूरा, उसके डिफरेंस को फेज एंगल डिफरेंस है। कहीं पे भी, वेव ऑप्टिक्स में भी, फोटोमेट्री में भी, एसी करंट में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी, कहीं पे भी, एसएचएम में भी, सब जगह मिल जाएगा। और जिसके कारण बच्चों का जो वीक होता है वही आज मैं समझा रहा हूँ। तो बाकी जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो याद रखना। जानते हो ये क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जानते हो क्या है? टाइम। और ये जानते हो क्या है? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एंगल। सब कुछ बता दिया? कोई दिक्कत आप लोगों को? एक एक चीज पता है लिखो, सब कुछ है। अब आधा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, आधा फिजिक्स तो मैकेनिक्स से खत्म होता है, आधा इससे खत्म होता है, कितना खत्म होता? पूरा खत्म फिजिक्स। हल्के में मत लेना इसको, जो समझा रहा हूं। क्योंकि जब अब की बात हो ही रही है तो पूरा ही जान लो, कुछ बचे ही ना। ये बात करते ही सही में पूरा स्टेप खत्म हो गया। ये बात किया, इसे मोस्ट जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसे मोस्ट जनरल इक्वेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ ए जनरल, मोस्ट जनरल इक्वेशन। अभी तक जो इक्वेशन पढ़े वो जनरल नहीं था, स्पेशल था। या तो एक्सट्रीम से शुरू हो रहा था, या तो मीन से शुरू हो रहा था, या तो साइन ओमेगा टी था, या तो कॉस ओमेगा टी था। क्या इसमें से कोई साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी दिख रहा है? क्या लिखा हूं? प्लस पाई भी है, प्लस पाई भी है। और प्लस पाई होते ही, ध्यान से, प्लस पाई होते ही न केवल ये मीन रहा, न केवल एक्सट्रीम रहा, ये बीच में कितने पॉइंट होते हैं? सारे के लिए। अच्छा, मीन के लिए भी है, ऐसा नहीं है। मीन के लिए भी पाई 0 कर दो, बीच से शुरू हो जाएगा। पाई को क्या कर दो तो साइन ओमेगा टी नहीं हो जाएगा। एक एक चीज समझो, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। दिस इज मोस्ट जनरल। जैसे मान लो, ऐसे देखो, देखता हूं चीजों को समझो, रियलाइज करो। ऐसे चेंज कर रहा है, मीन पोजीशन है, यहीं से पोजीशन x, ये वाला यहीं से वाला होता है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं आंख बंद किया हूं, चट से खोला ऐसे, तो मान लो बीच में था। कहां पे था? बीच में। जी 5 अच्छा, जैसे ही मैं अपना ऐसे कर रहा था, जैसे चट से खुला, कहा टाइम 0 ना, टाइम 0 तब पिछला जो भी था हमेशा टाइम 0। जब ऑब्जर्वेशन शुरू होता है तो बाय डिफॉल्ट टाइम 0 ही देते हैं। तो चट से खुला और देखा एक्सट्रीम पे है, बाय
ताकि cos हो जाए, cos हो जाए इसमें पाई बाई 2। तो पहले तो ये जान लो कि sin, यहाँ पे sin लिखो चाहे cos लिखो दोनों सही, पहले तो ये जान लो। कोई जरूरी नहीं है कि sin ही लिखना सही है, cos भी लिखना सही है क्योंकि पाई तो लिखे ही है। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो sin को चाहे cos लिखो दोनों एक बात है, बस लिख दिया हूँ sin। और किताबों में ज्यादातर sin लिखा मैं भी लिख दिया हूँ, लेकिन जानो कि सच दोनों है, ठीक दोनों है, सही दोनों है। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कब क्या होगा। मीन पे रहेगा तो फाई 0 यहीं पे, और एक्सट्रीम पे रहेगा तो फाई पाई बाई 2। अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहा था S10, और मैं चट से बोला ऐसे tan 0 न मीन पे था न एक्सट्रीम था, बीच में कहीं था। हमको लगा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। नहीं, आप लोगों ने लगता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या? इनफाइनाइट पोजीशन में 3 केस ये हो सकते हैं, 4 केस, बीच में रहते हुए इधर जाना, बीच में रहते हुए इधर जाना, और एक्सट्रीम पे 2 कितने? 4 तरीका, और बाकी का तरीका इनफाइनाइट। प्रोबेबिलिटी किसकी हाई हो गई? तो बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी 0.999999991 प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होती। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कहीं बीच में रहने की? 0.9999999 सो ऑन। तो अच्छा, इसी को अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि बीच में नहीं, ये स्पेशल केस नहीं है, पता नहीं आप कितना समझे इसको, कोई बात नहीं। हाँ, तो सुनो, ना बीच में ना एक्सट्रीम पे, ऐसे करा था टच से बोला, बीच से थोड़ा आगे था, उसी के लिए है। चलिए पूछो इस पे क्वेश्चन, इसी फोटो में इसी लिखे हुई चीज में क्वेश्चन पूछो, आप बताएंगे आपको? देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी से बताइए। जैसे ही मैं आंख खोला, बताना है कि पार्टिकल कहाँ पे। इसको ये तो देख इसी से बताना, ये जो लिखा हुआ इसी से। इसका आंसर है A sin phi। जानते हो क्यों? जैसे ही हम लोग कुछ कहते हैं तो टाइम 0 ले, कुछ ना मेंशन हो तो टाइम शुरुआत क्या मानते हैं? 0। तो ये पोजीशन ही तो है भाई, ये क्या है? ये पोजीशन का ही रिलेशन है ना ये। तो टाइम 0 रख लें, तो टाइम 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा? और ये ऐसे का आंसर है A sin phi। आंसर कहाँ पर है? A sin phi आंसर है। जानो ये न मीन पे है ना एक्सट्रीम पे, कहाँ पे है? A sin phi पे। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन बनाना होता तो यहाँ पे जानते हो क्या लिख देता? पाई बाई 6 लिख देता। क्या लिख देता? ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अब बताओ कि कहाँ पे है? जल्दी बताओ। A/2 कहाँ पर है? A/2। अब ठीक लग रहा होगा बल्कि A sin phi का होना तो बुद्धि ही होगी तुम्हारे, समझ में नहीं आया। A sin phi, sin phi ठीक नहीं लग रहा, A/2 हो गया तो तब ठीक लग रहा होगा, क्योंकि phi दे दिया ना पाई बाई 6, ये ठीक लग रहा होगा। सो आप लोगों को समझ में आया? दूसरा सुनो, ये बात सुनो ना, देखो इसे। फेज एंगल या सिंपली फेज बराबर ओमेगा t प्लस पाई है, सहमत हो ना? पढ़ाया है, बोलो। मैं जानती हूँ क्या बताना चाहता हूँ। मैं यह कहूँ आपसे, यही कहूँ, इसको दिखा के उसको दिखा के नहीं कहूँ, व्हाट इज इनिशियल फेज एंगल या इनिशियल फेज, तो बताओ। इनिशियल देखो वही लिखा हूं यार, इसको देखो, देखिए तो देख लो। जब साइन के अंदर पूरे आइटम को फेज एंगल कहा गया है, तो इनिशियल फेज के लिए टाइम 0 रखोगे ना, तो रख लो टाइम 0, और क्या कर लोगे? रखो टाइम 0, बताओ इनिशियल फेज फाई है, तो इसीलिए मैं फाई को लिखा था, उसे इनिशियल फेज कहते हैं। इनिशियल फेज मतलब क्या होता है?
अब एक होता है पाई सर टाइम टाइम को जीरो मानते हैं। जब मेजरमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तब जो हो रहता है कोई जहाँ पे रहता है जब शुरू जैसे चट से खोले आँख और शुरुआत तो अब वो बताता है कि वो है कहाँ पर, वही एंगल से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है? किस एंगल से? फाई से। किस एंगल से? डिफाइन क्या होता है? कहाँ है, कहाँ है। आगे हाँ तो अच्छा इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आ जाएगा। अब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी लोग इसको डिफरेंशिएट करके लिख भी, आप लोग लिखिए, सभी लोग इसको डिफरेंशिएट करके भी लिखो और फर्दर डिफरेंशिएट करके ए लिखो। साइन का कॉस हो जाता है, जैसे होता है वैसे होता है। हो गया? चलिए मैं लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग देखिए। ये देखिए एक एक लोग देखेंगे v बराबर, ध्यान से सुने, एक कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, v बराबर dx by dt होता है। क्या होता है? dx by dt। साइन का कॉस जाता है जो t के साथ में आइटम है वो बाहर भी दिखता है, और साइन का क्या हो जाता है? कॉस, और अंदर वाला आइटम एज इट इज रहता है। साइन का डिफरेंशिएशन केवल सिंपली क्या हो जाता है? कॉस, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उस लीनियर वाले एक्सप्रेशन के साथ में जो आइटम कांस्टेंट होता है वो बाहर मल्टीप्लाई में भी दिखता है, और बाकी सिंपली कॉस हो जाता है। ए अगेन डिफरेंशिएशन, बताओ कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, और जो आइटम है तो बाहर भी आएगा टी के साथ वाला, तो कितना लिखूं बताओ? आप लोगों को कोई दिक्कत? तो पूरा एसएचएम तो सही में खत्म हो गया। और एसएचएम भी नहीं, आपको कहा था कि जो एक्सप्रेशंस एसी करेक्ट, पता है बच्चे क्या बहुत, बच्चों के लिए जो साइन कॉस वाला है ना, वेव्स बहुत कठिन लगता है। रीजन साइन कॉस, एसएचएम बहुत कठिन है, रीजन साइन कॉस। एलसी ऑसिलेशन बहुत कठिन है, क्यों? साइन कॉस। वेव्स बहुत कठिन है, साइन कॉस। फोटोमेट्री बहुत कठिन है, साइन कॉस। वेव ऑप्टिक्स बहुत कठिन है, साइन कॉस। रीजन सो और बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको मैं ट्राई किया कि आप समझें, उसको मैं ट्राई किया कि आप डिटेल में समझें एक चीज, ताकि कहीं में कोई दिक्कत ना हो। कोई दो एसएचएम के बीच में, दो वेव्स के बीच में, दो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में, एलसी ऑसिलेशन के दो एलसी ऑसिलेशन के बीच में फेज एंगल डिफरेंस से कुछ बात हो, तो जानते हो फेज एंगल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? किसी चीज का ये वाला और दूसरे चीज का यही वाला, उनके बीच में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, देखो a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, एक एसएचएम है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, और दूसरा एक और एसएचएम है a डैश sin ओमेगा t प्लस पाई, दूसरा एक है। मैं कहूँगा बताइए फेज एंगल डिफरेंस क्या है? ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 एक ठो है, और एक ठो ओमेगा t प्लस पाई है, तो क्या डिफरेंस लेने आता है? तो आंसर है वेरी सिंपल। भाई यही होता ही तो करोगे क्या?
और फिर से यहीं से फेज एंगल डिफरेंस से पाथ एंगल डिफरेंस आता है वेव ऑप्टिक्स में, जो 12th में, और कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आता है, कहीं भी ऐसी एक्सप्रेशंस आते हैं, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इसका डिटेल हो गया क्या हम लोग बस? हाँ, तो एक क्वेश्चन करके पावर लग रहा है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आज की क्लास ओवर, ठीक है? लेकिन लास्ट क्वेश्चन लिखिए, अंतिम क्वेश्चन लिखिए और क्लास ओवर। पता नहीं लग रहा है तो पढ़ाया हो क्या नहीं ना, फिर भी बताया हो फिर भी। Two springs of spring constant K1 and K2. Two springs of spring constant K1 and K2 ब्रैकेट में लिखो तो two springs of spring constant K1 and K2 are being extended by same force. Then which one will be having the storing? Then which one will be storing more potential energy? पढ़ाया हम क्या है? क्वेश्चन लिखो, क्या कहते हैं? Two springs of spring constant K1 and K2 ब्रैकेट में K1 greater than K2 are being extended by same force. Then which one will be storing more potential energy? ऑप्शन कैसे देगा यदि ऑब्जेक्टिव कोई बनाएगा तो? K1 वाला K2 वाला दोनों बराबर और कुछ कह नहीं सकते। चार ऑप्शन, K1 वाला स्प्रिंग, K2 वाला स्प्रिंग, और तीसरा है दोनों बराबर एनर्जी स्टोर करेंगे, और चौथा है कैन नॉट से। K2 yes sir अंतरात्मा की आवाज है सर, रीजन है क्या रीजन? सर वो जो सर जब ज़्यादा इसके ऊपर इधर से फोर्स लगे तो K2 अगर कम है तो सर वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। तो सर वो जो एक्स स्क्वायर है सर, वो जो डिस्टेंस सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से स्क्वायर पे है, तो सर उसकी सपना तो देख नहीं रहे हो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो सर ये K1 तो कम स्ट्रेच होगा ना, तो सर तो कम K1 कम है 1/kx स्क्वायर होता है, तो सर लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के है, तो सर एक्स स्क्वायर तो ज़्यादा वैरी करेगा ना। चलो सभी लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे मैं आपको पूरा जितना भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं सबको मैं फटाफट लिख के पढ़ाने वाला हूँ, कम से कम 10-15 चैप्टर, ध्यान से देखना। देखो तो यदि आप फोर्स लगा के एक्सपैंड करेंगे सेम कि एक स्प्रिंग ज्यादा इमेजिन करो कि एक स्प्रिंग ऐसे खींचना है तो हार्डर के ज्यादा होगा जिसका, उसको आप कम खींच पाएंगे सेम फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कम ध्यान देंगे। और जिसका के कम होगा वो ज्यादा खींचा जाएगा, लेकिन हमारे पास फार्मूला हाफ के स्क्वायर से पता नहीं चल रहा है। यही कारण है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, चाहे हमारा जो वर्क डन है, दोनों एक ही बात है। हाफ के एक्स स्क्वायर को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, F
बराबर kx। तो बताओ यहाँ से पता चला x हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सही है? तो मैं हटा देता हूँ हाफ के f बाई के स्क्वायर और आ गया हाफ f स्क्वायर बाई के। यहाँ पे k सेम नहीं था और x भी सेम नहीं था तो पता नहीं चल रहा था क्या होगा, लेकिन जब f सेम है तो पता चल गया ये वही है। अब पता चल गया कि किसमें ज्यादा होगा, k नीचे है, यहाँ पे k ऊपर था, तो जो फार्मूला तुम याद किए थे उसके अनुसार तो k1 वाला लगेगा, जो फार्मूला याद किए हो उसके अनुसार तो k1 वाला लगेगा, लेकिन आंसर k2 वाला है। यदि k कम है तो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, नीचे है ना, समझना है? अच्छा ये वाला क्यों नहीं सही है, केवल वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि x पता नहीं है। आप केवल कम ज्यादा तभी बता पाएंगे जब आपके एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल हो, एक चीज पे डिपेंड करे कि क्या हो। यही रीजन है कि इससे क्या सीखने को मिला, हमें अपने किसी भी चैप्टर के फार्मूले को उस टर्म में खींच कर लाना होगा जिसमें वेरिएबल और डिपेंडेंसी के नाम पे केवल एक आइटम हो। दूर तो रहेगा तो बता ही नहीं पाओगे। गॉट इट? पकड़े? तो खींच के इसमें लाया हूं, ऐसे टर्म में लेके आया हूं कि दोनों के लिए एक क्या है, सेम है। तो कौन बता देगा? के वाला। क्या ये वाला बता पाएगा? के की अलग अलग था और x तो सेम कहा नहीं था, तो कहां से बता लोगे? समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी हो गया, एक और एक्सप्रेशन देखो यहीं से, एक और एक्सप्रेशन देखो, हाफ kx into x। देखो कितना खतरनाक लिखना है इसको। इसका मतलब u को लिखा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हाफ के स्क्वायर है, एक और अच्छा है हाफ f स्क्वायर बाई k है, और एक है हाफ fx है। जानते हो जो तुम फार्मूला याद किए हो वही याद के रहना, अपने खोपड़े पे दबाव मत डालना इन दोनों का। बस ये ध्यान रखना ये बस सब्स्टिट्यूट किया गया है f बराबर kx से। ये जो फार्मूला तुम्हारे पास है इस फार्मूले से x हटा लोगे तो ये मिल जाएगा और k हटा लोगे तो ये मिलेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये पूरा याद नहीं रखना है, ये याद किए ही हो और ये वाला जानते ही हो। तो सब्स्टिट्यूशन का एक फार्मूला है और उसी से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग याद नहीं आ रहा होगा कि क्या है तो रख लेंगे। अब सुनो वो सारे चैप्टर्स इकट्ठे यहाँ देखो कैसे तुम्हें इकट्ठा बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला। यदि कोई चीज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हो, क्या हो? स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो s बराबर ut प्लस हाफ के स्क्वायर होता है? और ut 0 हो गया, क्यों 0 हो गया? स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट था, तो चली गई दूरी बताओ कितनी? हाफ at स्क्वायर। t फार्मूला होगा क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करने वाला किससे? v बराबर at से। किससे? v बराबर u प्लस at होता है ना, तो u 0 है ना, तो बताओ v बराबर at है तो इसमें इसे हटा लेते हैं। जानते हैं यदि a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 v स्क्वायर बाई a भी है, और यदि t हटाने से t लगाने से तो 1/2 at into t। अच्छा यहाँ से हटाए लो, यदि at into t लिखने नहीं आ रहा है तो हटा लो, सब्स्टिट्यूट कर लो और तुम्हें मिलेगा vt। तो मुझे लगता है कि यही वाली बात है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कि बता पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ तब मैं पूछ रहा हूँ। दो कार है और सेम वेलोसिटी अचीव करने तक मैं देखा डिस्टेंस कवर और एक्सेलरेशन अलग अलग था।
और कितने देर तक कब तक ऑब्जर्व किया? सेम वेलोसिटी तक। मतलब 0 से स्टार्ट होके जब 60 किलोमीटर पर आवर दोनों का हो गया तो देखा डिस्टेंस कवर्ड किसका ज्यादा है। तो बताओ एक्सेलरेशन जिसका कम है उसका ज्यादा है कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसका ज्यादा है? मन में तो आ रहा होगा कि जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन है, लेकिन आंसर है जिसका कम एक्सेलरेशन। जानते हैं कैसे? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मन में तो आया होगा ज्यादा एक्सेलरेशन वाला? जानते हो मन में क्यों आता है? क्योंकि हम लोग दिमाग में टाइम रहता है, सेम टाइम वाला रहता है, इसीलिए वही वाला जाता है। जबकि सेम टाइम नहीं, क्वेश्चन में क्या था? सेम वेलोसिटी तक देखा गया, टाइम अलग अलग था, टाइम अलग अलग था, सेम वेलोसिटी तक देखा गया। ठीक वैसे ही मोमेंटम की बात होती है, काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। जानते हैं कितना होता है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 p स्क्वायर बाय m भी होता है, और 1/2 p into v भी होता है काइनेटिक एनर्जी। जानते कहां से रिप्लेस किया गया है? p बराबर mv से, p बराबर mv से रिप्लेस किया गया। मतलब फार्मूला रटना मत, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी वाला याद रहेगा ना, 1/2 mv स्क्वायर। तो किससे उसमें से आइटम हटा लेना, एक बार एक को हटा लेना, एक बार v को। कहां से हटाओगे? यही से हटा लेना, अब बाकी दोनों मिल जाएगा। तो रटना नहीं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बढ़िया वाला। दो बॉडी और दो बॉडी का दोनों का मास अलग अलग है, पर मोमेंटम से बताइए काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है? जिसका मास कम है कि जिसका मास ज्यादा है? हाँ, तो आप तो देख के बताइए दोगे ना। मोमेंटम सेम है तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? लेकिन ये वाला जो रटे हुए हो वो देखोगे तो मास ज्यादा वाला जाएगा। लेकिन मास ज्यादा वाला काइनेटिक एनर्जी तभी ज्यादा होता है जब v सेम होता है। बोलो, v सेम होगा तब ना वाला फॉर्मूला लगाओगे। मतलब v से तो ये वाला, आप p से तो ये वाला, p से तो ये वाला। तो मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी है। अच्छा आंटे जी, मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। तो हम का कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं? हम मोमेंटम सेम बोल रहे हैं। तो मोमेंटम सेम में मास अलग अलग हो सकता है, क्या दिक्कत है? जैसे मैं कह रहा हूं कि दो बॉडी है, एक का 2 kg, एक का 10 kg। 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड है, 10 kg का 2 मीटर पर सेकंड। हाँ बताओ, मोमेंटम कितना है? तो क्या बात कर रहे हो? दो बॉडी है ना, तुम किससे कंफ्यूज होने वाले हो ना? तुम एक ही बॉडी का मास फिक्स कर दिए, एक बॉडी समझ रहे हो, दो बॉडी, ठीक है। हाँ, आगे देखिए ध्यान से और याद करिएगा, कुछ और चैप्टर पढ़िएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है कैपेसिटर का 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाय C होता है, और 1/2 Q into V होता है। ये कहां से रिप्लेस होता है? Q बराबर C। पढ़े, बस लिखना है। मैं तुम्हें बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें भी पूछा जा सकता है वैसा ही क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था। करंट में पावर डेवलप होता है, पावर करंट में किसी रेजिस्टर में I² R होता है, I² R होता है। R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो V² R होता है, और R into I कर लोगे तो I into V भी होता है। जानते हो कि कहां से रिप्लेस है? V IR से। स्प्रिंग का तारा आज ही पढ़े हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होता है 1/2 kh² होता है, 1/2 f² k भी होता है, और 1/2 fx भी होता है। किससे रिप्लेस है? x। मैग्नेटिज्म में देखो, मैग्नेटिज्म में इंडक्टर में
जो हर जगह लगा होता है, इंडक्टेंस पूरा भरा पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंडक्टेंस, इंडक्टर वायर होता है। 1/2 Li स्क्वायर होता है, 1/2 Li स्क्वायर होता है। इंडक्टेंस I करें, एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/2 पाई स्क्वायर बाय L होता है, और 1/2 Li into I कर लोगे तो 1/2 पाई into I होता है। पाई बराबर Li से रिप्लेस। दो तीन चीजों को तुम अपने लेवल पे करना। हालांकि मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब 6 बता चुका हूं तो 2-3 कहीं पे आएगा। अभी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, तो अपने से लिख लोगे ना, किस तरह से चीजें रिलेट कर लोगे। ये वाले से जैसे ये देखो, पावर वाला I2 R वाला रजिस्टर के क्रॉस, 2 रजिस्टर के क्रॉस, दिमाग लगाओ ध्यान से। पॉपुलर तो ऐसे I2 R है, लेकिन 2 रजिस्टर अलग अलग के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई जाए 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट। तो किस वाले में ज्यादा पावर डेवलप होगा? कम रेजिस्टर और कम रेजिस्टेंस वाले में कि ज्यादा रेजिस्टेंस वाले? कम वाले में। जानते हो क्यों? क्योंकि घी को सेल किया गया है। जबकि पॉपुलर कौन सा है? I2 R वाला। I2 R वाले से सोचते तो कौन सा वाला ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। जबकि आंसर क्या है? कम होगा। कहां से आए? तो जानोगे तभी ना, क्या हल्का क्वेश्चन नहीं है। तो आपके ऊपर 2-3 को और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 2-3 को और। तो आप लोग आज की क्लास समझ में आया? और कई कट चैप्टर धर मारा, 8 हुए, ये माना और 3 को कितना हो गया? 9 चैप्टर धर आया।